हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और सेशन के अंदर, जिसका टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। इस सेशन के अंदर एएसओ इन सीएसएस से रिलेटेड जानकारी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले हम उन हर पोस्ट के बारे में डिटेल्ड उन बातों के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्या जो हमें सपने दिखाए जाते हैं क्या हकीकत भी वही है। तो इस पूरी की पूरी डिस्कशन को आप लोगों के सामने रखूंगा। एएसओ इन सीएसएस पर हम अपने इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बातें करेंगे, सैलरी कितनी रहती है, वर्कलोड कैसा रहता है, आपके पास कौन कौन सी पावर रहेंगी। तो ये पूरी चर्चा इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। तो टर्म क्या है एएसओ इन सीएसएस? एसएससी सीजीएल का सबसे फेमस पोस्ट में से इसको एक जाना जाता है, और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी इसी आपकी पोस्ट को करा जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सीजीएल की किंग पोस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली पोस्टिंग मिल गई तो हमारी लाइफ सेट है, कुछ लोग सैलरी को देखकर इसमें काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ पावर के नाम पर एएसओ सीएसएस को अपनी ड्रीम पोस्ट बना लेते हैं। लेकिन एक सिंपल सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या एएसओ इन सीएसएस वैसी ही है जैसी सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखाई जाती है, जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा आप लोगों को अपनी प्रिपेयर्ड वीडियोस के अंदर बताई जाती है, या फिर एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कुछ और है? इसके वर्कलोड के अंदर हम देखेंगे कि वर्कलोड सच में क्या आप लोगों के लिए मैनेजेबल रहेगा, क्या पावर भी वैसी ही है जैसा कि लोग इसके बारे में बताते हैं, क्या प्रमोशन आप लोगों को इसके अंदर काफी तेज मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या एएसओ इन सीएसएस हर एसएससी एस्पायरेंट के लिए बेस्ट चॉइस है भी या नहीं। आज के सेशन के अंदर हम किसी पोस्ट को ओवर हाइप भी नहीं करेंगे और अननेसेसरीली क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता है। आज बात सिर्फ हम फैक्ट्स की करेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कैसी है, वर्कलोड, पावर, आप लोग जब इस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके प्रमोशंस किस आधार पर होंगे, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है जो कि लोग इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद फेस करते हैं। सो अगर आप एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट हैं और प्रेफरेंस फिलिंग से पहले एक ऑनेस्ट ऑप्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि टुडे वी आर डिस्कसिंग द अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ एएसओ इन सीएसएस। तो चलिए डिस्कशन को फिर हम एक एक करके आगे लेकर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर सारी चीजें नजर आएंगी, मैं आप लोगों को यानी कि जो मेरा कैमरा है उसकी तरफ देखकर आप लोगों के सामने संबंधित स्लाइड से रिलेटेड जो बातें हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले पूरी जो पिक्चर हमारे सामने होती है उसको एक बर्ड्स आई व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। जब लोग एएसओ इन सीएसएस का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले तीन चीजें आती हैं। पहला कि हमारे पास पावर कितनी होगी, हमारे पास दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी और हमारा प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। लेकिन एएसओ सीएसएस की रियलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, इससे और भी कई सारी चीजें हमें जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले काम की बात करते हैं। आपका मेजर जो काम होगा वो क्या होगा? आपको फाइल प्रोसेस करनी होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना होगा, आपको नोटिंग करनी होगी, आपके पास जो पॉलिसीज आएंगी उनको एनालाइज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और अलग अलग मंत्रालयों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यानी कि ये रोल कंप्लीटली ऑफिस बेस्ड या फिर एक इंटेलेक्चुअल नेचर का हमें नजर आता है। समझ गए? और क्या क्या चीजें हैं? दूसरी चीज हमारे सामने, जैसे कि हमने बातें करी कि इसके अंदर जो हमारे पास पावर रहेगी वो कैसे रहेगी, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एएसओज होते हैं उनके पास डायरेक्टली डिसीजन लेने की पावर होती है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? डायरेक्ट डिसीजंस मेकिंग जनरली जो सीनियर्स होते हैं उनके पास होती है, लेकिन एएसओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक फाउंडेशन जरूर होता है। आप नोटिंग करते हैं या फिर आप एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पर ही जो आपकी फाइल होती है वो आप आगे मूव करते हैं। यानी कि अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस में डिफरेंस समझना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारी चैलेंजेस भी हमें नजर आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। अब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये जो आपको इधर नजर आ रहा है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या होता है? वर्क प्रेशर आप लोगों को ऊपर पड़ सकता है, इनकी जो हायरार्की होती है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है, और पब्लिक इंटरैक्शन का जो हमारे दिमाग में एक रहता है ना, वो पब्लिक इंटरैक्शन यहाँ पर आप लोगों का लिमिटेड रहेगा। मतलब ये कोई फील्ड जॉब नहीं है, ये पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ पर मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं ये भी
इक्वली स्ट्रांग होते हैं आपके पास, आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, आपका जो आपकी लाइफ के साथ आपका वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो इसके अंदर काफ़ी बेटर रहता है, आपकी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग रहती है, आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत इसके अंदर स्टेबल रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इकोसिस्टम का एक्सपोजर अगर आपको मिल रहा है तो सब बढ़िया क्या ही चीज़ है। इसीलिए इस एएसओ एंड सीएसएस को जज करते वक्त सिर्फ सैलरी या फिर पावर को नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा पैकेज को यहाँ पर एनालिसिस करने की जरूरत है। तो अब हमारे दिमाग के अंदर ना एक सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के इतने बड़े सिस्टम में एएसओ एग्जैक्टली क्या फिट हो पाता है, और मिनिस्ट्री के अंदर उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो चलो इस बात को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाता हूं। आपको स्लाइड दिख रही है, इसके अंदर हम हायरार्की के बारे में बात करेंगे कि मिनिस्ट्री का जो पूरा सिस्टम होता है वो आपको किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। यही हमारे लिए मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी पोस्ट को क्लैरिटी से सामने रखने का काम करेगा। तो मिनिस्ट्री की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हायरार्की समझ में हमारे नहीं आएगी तब तक एएसओ की जो इंपॉर्टेंस एक्चुअल में होती है वो भी हमारे समझ में नहीं आएगी। तो सबसे ऊपर आपको यहां पर जो नजर आएंगे वो नजर आएंगे मंत्री जी, यानी कि मिनिस्टर। ठीक है, अब ये मंत्री जी क्या करते हैं? क्या ये मंत्री जी के द्वारा ही सारे के सारे काम करे जाते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल हेड है जो बोर्ड डायरेक्शन और पॉलिसी विजन को प्रोवाइड करते हैं। उनके नीचे आपको नजर आएंगे सेक्रेटरी, ये वर्किंग हेड होते हैं उस मंत्रालय के। जनरली जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख की तरह काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह काम करते हैं। उसके बाद आपको नजर आएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएस, ये हेड होते हैं आपके कई सारे सेक्शंस के। उसके बाद आपके डायरेक्टर आएंगे, आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी आएंगे, आपके अंडर सेक्रेटरी आएंगे, एंड देन फिर आएंगे आपके एसओ, एंड देन उसके नीचे आप नजर आएंगे एएसओ। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की है कि काम किस सीक्वेंस के अंदर चल रहा है। अंडर सेक्रेटरी, फिर आपका सेक्शन ऑफिसर, और फिर आप एएसओ के रूप में आ जाते हैं। अब यहां पर ना एक जो मिथ है वो हमें जरूर तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसा सोचते हैं कि एएसओ का मतलब होता है कि आप सेक्शन ऑफिसर के एक तरीके से असिस्टेंट बन गए हैं। क्या ऐसी ही रियलिटी होती है? नहीं ना। एएसओ की किसी मतलब इंडिविजुअल ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट नहीं होते हैं। एएसओ मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि किसी भी सेक्शन में जो काम स्टार्ट होता है ना उसकी जो शुरुआत है, जो जर्नी है, वो अक्सर इसी एएसओ लेवल से ही शुरू होती है। और इसीलिए कई एक्सपीरियंस जो ऑफिसर्स होते हैं वो एएसओ को मिनिस्ट्री का एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर उसको नींव बोलता है, क्योंकि चीजें यहीं से शुरू हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें और नजर आएंगी, तो यहां पर आपके सामने नजर आ रहा है डेली हसल। एएसओ का काम एक्चुअली में होता क्या है? अब तक हमने ये समझा कि एएसओ मिनिस्ट्री में कहां पर स्टैंड करता है, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सवाल कि रोज सुबह ऑफिस जाकर एएसओ आखिरकार करते क्या है, आखिर उसका जो एक्चुअल वर्क फ्लो होता है वो क्या होता है। तो चलिए, एक फाइल की ये पूरी की पूरी जर्नी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, इस पर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो फाइल है, यानी कि जब शुरुआत में हम देखते हैं जो फाइल है या फिर जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास आती है। ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट हो सकती है, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ ये कोई प्रपोजल हो सकता है, या फिर किसी सिटीजन की एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या पार्लियामेंट से आया हुआ कोई मैटर हो सकता है। और सबसे पहले ये जो फाइल होती है ये आपके किसके पास आती है? ये आती है आपके पास, यानी कि एएसओ के पास। यानी कि सिस्टम का जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगे आप। सेकंड, इसको क्या करना पड़ेगा? एग्जामिन करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है एग्जामिन एंड रिसर्च। अब फाइल आपको रिसीव हो गई, लेकिन बिना समझे आप उसको आगे थोड़ी ना भेज सकते हैं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। यहां पर जो एएसओ है वो डिटेक्टिव की तरह काम करता है कि पहले क्या हुआ था, क्या कोई प्रीवियस ऑर्डर है, क्या कोई रूल एग्जिस्ट यहां पर करता भी है या नहीं करता है, क्या सिमिलर केस पहले हमारे पास आ चुका है। आप फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, आप रिकॉर्ड्स देखते हो, आप रूल्स को वेरीफाई करते हो, और जरूरत पड़ने पर जो सीनियर्स आपके हैं आप उनके साथ डिस्कस भी करते हो। तो इसी वाले फेज को कहते हैं हम एग्जामिन करना और रिसर्च करना, कि एक्चुअल में करना क्या है। फिर तीसरी चीज है पुटअप, यानी कि नोटिंग। ये जो एएसओ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, ये वो है नोटिंग करना। और ऑनेस्टली यहां किसी स्किल की पहचान यहीं पर होती है।
अब फाइल में आप लिखते हैं कि इश्यू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपके रूल्स क्या कहते हैं और आगे क्या एक्शन होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें इसी आपके नोटिंग के अंदर होगा, जिस बात को अभी आपने पीछे समझा था। यानी आप सिर्फ किसी को एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने का काम कर रहे हो, और इसी नोटिंग को पढ़कर जो आपके ऊपर के ऑफिसर्स हैं, जो हायर ऑफिसर्स हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है उस बात को ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट करना बोले तो इस ड्राफ्टिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फेज आपको नजर आएगा। मतलब जिस चीज पर आप लोगों ने एनालिसिस की, जिस चीज के बारे में आप लोगों ने चर्चा करी, जिस चीज के बारे में आपने पॉइंट्स को कलेक्ट किया, उन पॉइंट्स को अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल लेटर के जरिए, एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए, अपने एक रिप्लाई के जरिए, अपने क्लैरिफिकेशंस के जरिए गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का पहला जो ड्राफ्ट है वो कई बार एएसओ ही प्रिपेयर करता है। और इसीलिए ड्राफ्टिंग की जो स्किल है या फिर आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्यादातर लोग यही देखते हैं और आप लोगों से भी ऐसी अपेक्षा करी जाती है कि भाई ये वाला जो बंदा यहां पर बैठा है वो ही करेगा। तो ड्राफ्टिंग हो गई। अब फिर उसके बाद आएगा आपका अप्रूवल चैनल, माने उसके बाद जो आपने भी फाइल को ड्राफ्ट किया है ना, वो एक चेन में मूव करती है। एसओ के पास जाएगी, अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगी, डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, फिर सेक्रेटरी के पास जाएगी, और कभी कभी मंत्री जी के पास तक भी पहुंच जाती है। मतलब हर लेवल पर सजेशंस और करेक्शंस होकर आते हैं, एंड देन फाइनली अप्रूव्ड कम्युनिकेशन उसका अप्रूव कर दिया जाता है। तो काम जो आपने स्टार्ट किया था वो देख रहे हो आप कितने हाई लेवल तक जाता है उसमें करेक्शन कर करके। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर ना एक मिथ होता है, कई एस्पायरेंट्स सोचते हैं कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एएसओ के ऊपर होती है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? देखो, गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है ना, वो टीम वर्क पर चलती है। आप अकेला डिसीजन मेकर नहीं हो, आपके सीनियर्स आप लोगों को गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई यहां पर तुम्हें सही करना है, करेक्शंस बताएंगे आपको, और पूरी जो हायरार्की है वो मिलकर अपना एक जो आउटपुट है उसको तैयार करके सामने पेश करेगी। इसीलिए एएसओ का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं है कि भाई यही करेगा सब कुछ काम। तो अब आपको पूरा का पूरा वर्क फ्लो समझ में आ गया। लेकिन मिनिस्ट्री में जो हर फाइल होती है वो इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पर वर्कलोड आपका बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एएसओ के पास होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर हमने लिखा है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 3 चीजें आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी। अब इन तीनों चीजों को ही मैं आपके लिए यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इनको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज आपके सामने स्क्रीन पर है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन। सबसे पहले आता है आपका ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, और ये जनरली हाईएस्ट प्रायोरिटी का काम माना जाता है। मान लीजिए कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर किसी मिनिस्ट्री से कोई सवाल पूछ लिया। अब उसका जवाब मिनिस्ट्री को पार्लियामेंट के अंदर जाकर देना होता है ना, लेकिन वो जवाब हवा में थोड़ी ना बनेगा, उसके पीछे पूरी की पूरी फाइल प्रोसेसिंग और फैक्चुअल वेरिफिकेशन होता है, और उस चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए आप, यानी कि एएसओ। तो यहां पर ये एक चीज आप जरूर याद रखें कि पार्लियामेंट डेडलाइन किसी क्वेश्चन आपका अर्जेंट है तो काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको, और एक भी अगर फैक्चुअल मिस्टेक उसके अंदर आ गई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि जो जवाब देगा मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर वो वहां पर जाने वाला है, तो क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन आपके ऊपर भी प्रेशर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेशर है, इसके अंदर आपको एक्सपोजर भी मिलेगा। मतलब एक तरीके के देखा जाए तो आप लोगों के लिए मौका है ना अपने आप को चमकाने का। तो ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन वाला जो फेज है ना, ये पहला चरण है, ये पहला इंपॉर्टेंट काम है जो आप कर रहे हैं। सेकेंड है जी आरटीआई अप्लाइज, बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी सिटीजन सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब अगर वो क्वेरी आपके सेक्शन से संबंधित है तो रिप्लाई प्रिपेयर करने में तो आप ही यहां पर मेजर रोल अदा करेंगे ना। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले वेरीफाई करना होता है कि मैटर हमारे सेक्शन का है भी या नहीं। फिर फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें कलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉपरली जो रिप्लाई हमें देना है उसको हम इसके अंदर ड्राफ्ट करता है। तो ये आरटीआई रिप्लाई वाला काम क्लियर। अब जब आपने ड्राफ्ट कर लिया फिर आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, और जब आपने अप्रूवल ले लिया तो फाइनली आपने जो अप्रूवल का मतलब रिस्पॉन्स का अप्रूवल लिया है वो आप भेजने का काम करेंगे। यानी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो एएसओ है उसका ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस बोले तो अगर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट कोई लीगल केस चल रहा है तो उनके फैक्ट्स और उनके रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने का काम इसी सेक्शन लेवल पर होता है जहां पर आप बैठे हैं। इसके अंदर एएसओ का रोल क्या है,
आप फैक्चुअल इनपुट्स को प्रिपेयर करते हैं, आप अपना एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और सरकार एडवोकेट को ब्रीफ करने के लिए मटेरियल को रेडी करने का काम करते हैं और उसी के आधार पर सरकार अपना स्टैंड उस कोर्ट के अंदर जाकर डिफेंड करती है। यानी कि डायरेक्टली कोर्ट में आर्ग्यू आप जाकर नहीं करोगे, लेकिन उस पूरे के पूरे केस को प्रेपरेशन में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन डिमांड करता है एक्यूरेसी, आरटीआई जो रिप्लाईज होते हैं वो आपसे ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट करता है, जो कोर्ट केसेस के अंदर होते हैं वहां से आपका जो लीगल प्रिसीजन है वो डिमांड करता है। और इन तीनों ही एरिया में एएसओ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस रोल सिर्फ वो पेपर वर्क नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोगों की एक अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर तय करी जाती है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब तक हमने देखा कि काम क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है। अब अगला सवाल क्या है कि क्या एएसओ आज भी फाइल्स के ढेर में दबा रह जाता है या डिजिटल इंडिया के बाद जो सिस्टम है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगली स्लाइड जो आपके सामने अभी मैं शो करूंगा उसके अंदर मैं ई ऑफिस और जो आज की आधुनिक वर्किंग कल्चर है उसकी रियलिटी को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने हवाबाजी इंक्लूड नहीं करी है, आधे लोग हवाबाजी दिखाते तो एएसओ बन गया, ये हो गया है, वो हो गया, एएसओ में ये, उसमें ये सब काम नहीं होते हैं। ये एक्चुअल में फ्लो है, वर्किंग फ्लो है। ये मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर मैं समझा रहा हूं कि ये आपको करना पड़ता है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अच्छा करते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, आप बेकार करते हैं तो आपको लताड़ा भी जाता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग ये जो ई ऑफिस रेवोल्यूशनरी काम चोरी का अंत, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग मिथ है, उसको यहाँ पर मैं अभी तोड़ने का काम करता हूँ। कई लोगों के दिमाग में अभी भी सरकारी जो ऑफिस है उसकी इमेज वही पुरानी वाली है कि धूल भरी फाइल्स होंगी, हम उनको झाड़ रहे होंगे, अलमारियों में उनके रखे हुए रिकॉर्ड्स को साफ कर रहे होंगे, एक टेबल से दूसरी टेबल तक आपकी फाइल जारी होगी और किसी को पता ही नहीं फाइल कहाँ है, वो फाइल ढूंढ रहा है। लेकिन रियलिटी आज के समय में काफी चेंज हो चुकी है। आज ज्यादातर जो मंत्री हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो ई ऑफिस वाले इकोसिस्टम के अंदर काम करता है। ई ऑफिस के इकोसिस्टम का बोले तो यानी कि फाइल का जो रिसीट है उसको नोट करना है, उसको ड्राफ्ट करना है, उसको अप्रूवल कराना है, उसका मूवमेंट, ये सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है। और बिलीव मी ये सिस्टम कन्वीनियंस से ज्यादा आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी के लिए बना है। पुराने जमाने में कोई फाइल कितने दिन तक किस टेबल पर पड़ी रही वो पता ही नहीं चलता था, ट्रैक करना मुश्किल था। लेकिन ई ऑफिस में सब रिकॉर्ड होता है, फाइल कब रिसीव हुई, कब ओपन हुई, कब फॉरवर्ड हुई, कब उसको डिस्पोज करा गया, एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड और इसी में आप लोगों की जवाबदेही तय होती है। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर? ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई, पारदर्शिता आई, आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय हुई, आपकी एफिशिएंसी किसी है, आपने कितने समय को यूज किया उस फाइल को एक जगह से दूसरे प्रोसेस के अंदर मूव करने के लिए। यानी कि आज के टाइम में सिर्फ कुर्सी पर बैठकर टाइम पास करने वाला जो कल्चर हुआ करता था ना, वो सर्वाइव नहीं करता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है कि किसने कितना समय लिया है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है ना वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंसिटिव जो फाइल्स होती हैं वो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी लोग उसका एक्सेस करके घूम रहे हैं, हर एक्सेस को लॉग्ड रखा जाता है कि किसने एक्सेस किया। तो इसीलिए डेटा सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी पहले से ही काफी स्ट्रांग बनाई जा चुकी है अभी के समय में। ये नहीं है कि आपने कोई चीज देख ली और किसी और को बता रहा है। तो मैं एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि सरकारी ऑफिस में डिजिटलाइजेशन का मतलब वर्कलोड कम होना नहीं है। डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो काम है वो अब विजिबल हो गया है और किसी की अकाउंटेबिलिटी भी अब यहां पर दिखती है। यानी कि काम करना ही पड़ेगा, बस अब फाइल्स लैपटॉप और डैशबोर्ड पर दिखती हैं, आपकी वो अलमारी में जो पहले रहती थी वो सब यहां पर अब नहीं दिखती हैं। और ये काफी सही भी है किसी के काम को यहां पर फॉलो करने के लिए। अब यहां पर हमारे सामने सवाल आता है कि अगर सिस्टम इतना अकाउंटेबल है तो ऑफिस टाइमिंग और लेट सिटिंग का एक्चुअल सीन क्या है? क्या सच में 9 से 5:30 वाली जो ड्रीम लाइफ है वो हमें यहां पर मिलती है या फिर इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर रियलिटी कुछ और ही है? तो चलिए आइए, ये आपको नजर आ रहा है ऑफिस आवर्स एंड लेट सिटिंग्स 9 to 5:30 की सच्चाई। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में हर स्टूडेंट जानना चाहता है, वर्क लाइफ बैलेंस। और ऑनेस्टली यहां पर हाफ इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा फैलाई जाती है। ऑफिशियली जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो जनरली 9 से 5:30 से 6 बजे के आसपास होती हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, यानी कि क्लॉक इन और क्लॉक आउट दोनों रिकॉर्ड होता है। पुराने सिस्टम की तरह नहीं है कि 11 बजे आना और 4 बजे निकल जाना, वो अब पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होता है। अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आपको धर लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपके सामने है आपकी जो लेट सेटिंग्स है, जब आप देर तक काम करते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि क्या हर एएसओ रोज रात तक ऑफिस में रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यही रियलिटी को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप पॉलिसी सेक्शन में पोस्टेड हो, जहां पर पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, कैबिनेट मैटर्स, नेशनल लेवल के इश्यूज या फिर अर्जेंटली कोई पॉलिसी काम आता है, तो लेट सेटिंग के चांसेस कंपैरेटिवली ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे। कभी कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, और इमरजेंसी सिचुएशन में तो और भी लेट। लेकिन अगर आप एडमिन में हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट या फिर अकाउंट्स टाइप के सेक्शन के अंदर है, तो जनरली ऑफिस टाइमिंग्स काफी फिक्स रहती हैं वहां पर, और लेट सिटिंग कंपैरेटिवली वहां पर कम ही होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपकी स्लाइड पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की MOM यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो मीटिंग खत्म होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना है कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। चाहे मीटिंग वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा ही लंबी क्यों ना चले, आपको बैठना ही पड़ेगा वहां पर। तो जब कोई ये बोलता है ना कि एएसओ इन सीएसएस में डेली लेट सेटिंग होती है, तो वो भी गलत है। और जब कोई बोलता है कि हमेशा 5:30 बजे आप घर पहुंच जाओगे, तो वो भी कंप्लीटली सही बात नहीं है। रियलिटी मतलब मिनिस्ट्री, आपका जो सेक्शन है और जो आपका वर्कलोड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हमें क्या काम समझ में आ गया, हमें टाइमिंग समझ में आ गई। लेकिन एक और बड़ा डाउट होता है कि क्या एएसओ के लिए इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऑफिस पॉलिसीज का जो रोल है वो कितना होता है। तो चलिए उसके लिए एक ऑनेस्ट आंसर आप लोगों के लिए मैं इस स्लाइड के अंदर शो करने की कोशिश करूंगा। स्किल सेट एंड कल्चर, इंग्लिश और पॉलिटिक्स का क्या सीन है। अब काम समझ लिया, अभी हमने टाइमिंग वगैरह वो सारी बातें हमने समझ लिया, बाकी की चीजें समझते हैं। ये जो स्लाइड है आपके सामने, ये स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को लेकर अपने दिमाग में नर्वसनेस रखते हैं और सोचते हैं कि एएसओ सीएसएस में सर्वाइव करने के लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होना जरूरी है। सबसे पहले स्पीकिंग की बात करते हैं। आपको डेली लाइफ में शेक्सपियर लेवल की इंग्लिश बोलने की तो जरूरत नहीं है। हिंदी में कंफर्टेबिलिटी आपका काम हो जाएगा ना, स्पेशली अगर आपकी नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्रीज है तो, है कि नहीं। बस कम्युनिकेशन इंग्लिश आनी चाहिए। पर्टिकुलरली जब मान लो कि आपको इंटर मिनिस्ट्रल कम्युनिकेशन या फिर साउथ इंडियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना हो, तो वहां पर तो आपकी हिंदी नहीं चलेगी। लेकिन असली गेम इसमें आपका स्पीकिंग का नहीं है, असली गेम आपकी राइटिंग का है। और ये पॉइंट आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि एएसओ का मेजर काम होता है नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना, और ये लार्जली इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑफिशियल राइटिंग स्टाइल के बेसिस में जो कमांड आपको सिखाई जाती है वही आप लोग वहां पर यूज करते हैं। और उनके ना फॉर्मेट होता है, इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे पहले दिन आपकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आपके जो सीनियर हैं, आपके यानी कि जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो करेक्शन करने के लिए आपको बोलेंगे और धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे, आप सीख जाएंगे। अब आते हैं आपकी ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है। किधर लिखा है मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स? ऑफिस पॉलिटिक्स एंड डिसिप्लिन। मतलब ये भी मतलब एक इंपॉर्टेंट ओवर हाइप्ड टॉपिक है। कई लोग बोलते हैं कि प्रमोशन पॉलिटिक्स से होते हैं, क्या ये सच्चाई है? सीएसएस में प्रमोशंस लार्जली सर्विस के जो रूल्स हैं और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनसे लिंक्ड होते हैं। यानी सिर्फ नेटवर्क से आपका कैरियर रॉकेट की तरह उड़ेगा नहीं कि मेरी सेटिंग किसी से अच्छी है। जी हाँ, अगर आपकी अच्छी एक रैपोर्ट है उसका फायदा आपको जरूर मिल सकता है। आपके जो प्रेफर्ड असाइनमेंट्स हैं वो आपके अंदरूनी बातचीत से आपको मिल सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो सकता है, आपको ऑफिशियल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन प्रमोशन का बेस फिर भी आपका नियम कानूनों के आधार पर ही होगा। यहां पर एक और चीज हमें जो याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली तब जब आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आईएएस, आईपीएस या फिर सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो प्रोफेशनल बिहेवियर अपने किसी भी एसोसिएट से एक्सपेक्ट करते हैं। तो एएसओ सीएसएस में आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल राइटिंग, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। और ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटेंस। आप काबिल होने चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। अब फाइनली आते हैं हम उस टॉपिक पर जिसका वेट सबसे ज्यादा होता है कि हमें सैलरी कितने मिलेगी, हमारी पोस्टिंग कहां पर होगी, हमें अलाउंसेस में क्या क्या मिलेगा और एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो चलिए भाई, ये आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि जब हम जॉब प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना, तो उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा कॉम्पनसेशन भी होता है। एएसओ इन सीएसएस आपको पता है कि लेवल 7 पोस्ट है और इसका जो बेसिक पे होता है वो 46,900 होता है, यहाँ से मतलब शुरू होता है। और याद रखिएगा, बेसिक पे और इनहैंड सैलरी दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। बेसिक पे के ऊपर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, आपको बाकी के अलाउंसेस ऐड करके दिया जाता है।
और कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो इसलिए एक्चुअल जो इन हैंड आपका अमाउंट है वो आपके सिटी और आपके टाइम के हिसाब से वेरी करता है। तो यहां पर सबसे जो यूनिक फीचर है वो है आपकी ये जो 100% डेली पोस्टिंग वाला पॉइंट मैंने लिखा है। ये शायद पूरे एसएससी सीजीएल इकोसिस्टम का सबसे यूनिक एडवांटेज है। आपकी पूरी सर्विस लार्जली दिल्ली ही आधारित रहेगी। फ्रीक्वेंट जो ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं वो वाला आपको यहाँ पर झंझट नहीं नजर आता है। आपकी फैमिली स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली दिल्ली में रहने की वजह से आपका बेटर रहती है। अगर बार बार ट्रांसफर नहीं हो रहे, बच्चों की स्कूलिंग और फैमिली प्लानिंग आपके लिए आसान हो जाती है। अब मैं यहाँ पर बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। ये जो आपके इधर लिखे हुए हैं टॉप अलाउंसेस एंड पर्क्स, सीजीएचएस की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेशनल पेंशन स्कीम के इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ऑफिशियल अलाउंसेस इसके अंदर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट इकोसिस्टम की आपको सिक्योरिटी मिलती है, और ये सब पैकेज का ही पार्ट है। महिलाएं जो कैंडिडेट्स होती हैं उन महिला कैंडिडेट्स के लिए भी काफी पोस्ट, ये वाली जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। उसमें उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको उनकी चाइल्ड केयर जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं छुट्टियों के, और एक स्टेबल ऑब्वियसली अर्बन पोस्टिंग का एडवांटेज महिलाओं को इसके अंदर मिलता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। सैलरी अच्छी है, पक्ष भी अच्छे हैं, लेकिन एएसओ सीएसएस की सिर्फ सैलरी के बेसिस पर अगर हम जज करने लग जाएंगे पूरी की पूरी पोस्ट को तो ये गलत है। इस पोस्ट की रियल वैल्यू दिल्ली में हम पोस्टेड हैं, पॉलिसी एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म जो कैरियर स्टेबिलिटी है ना उसमें आपको नजर आएगा। तो सैलरी समझ ली। अब फाइनल आंसर, अगर आप एएसओ ज्वाइन करते हो तो 10, 15, 20 साल बाद आप कहां तक पहुंच सकते हो। चलिए कैरियर की जो प्रोग्रेशन है ना वो मैं एक बार आपको इसके अंदर समझाता हूं। कैरियर प्रोग्रेशन एएसओ से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, समझ रहे हैं आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि सरकार के अंदर जॉब्स एक तेजी से दौड़ी गई दौड़ तो है नहीं, ये मैराथन होती है। जर्नी स्टार्ट होती है आपकी एएसओ से, लेवल 7 से, यही एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर प्रमोशन होता है आप उसके बाद एसओ बनता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिपार्टमेंटल रूट या फिर एलडीसीई रूट के मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू कंपैरेटिवली तेज ग्रोथ अपनी अचीव कर सकते हैं। अगर प्रेपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखें तो ग्रोथ एक्सेलरेट भी यहाँ पर हो सकती है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए। तो सेक्शन ऑफिसर के बाद आता है आपका, कहाँ गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, ये आप बन रहे हैं। यहां आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग चेन में विजिबिलिटी भी आपको यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद आप कहां पर पहुंच जाएंगे, आप डेप्यूटी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे, और कैरियर के लेटर स्टेजेस में आप जेस यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने की भी पॉसिबिलिटी देखते हैं। लेकिन एक रियलिटी आप लोगों को याद रखनी है, इसके अंदर प्रमोशंस आपके ऑटोमेटिक नहीं है। आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, आपका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, वैकेंसीज है भी या नहीं है, और आपकी परफॉर्मेंस वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर अच्छी हैं, लेकिन एफर्ट भी आप जो लगा रहे हैं वो आपको लगातार लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो आप लोगों को पावर दी जाती है यानी कि कैरियर पावर, ठीक है, द पावर मेथ, उसका थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। आपको सच्चाई बताई गई है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। पावर और ऑनेस्टली एएसओ सीएसएस के बारे में सबसे ज्यादा मिथ इसी टॉपिक पर होते हैं कि एस्पायरेंट्स के दिमाग में एक ही इमेज नजर आती है कि सरकारी ऑफिसर बन गए, अब कोई चालान नहीं काटेगा, ट्रैफिक रूल्स हम इग्नोर कर सकते हैं, हर जगह हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और लोग सिर्फ हमारी जो पोस्ट है वो सुनकर इंप्रेस हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सरकारी जॉब का पहला रूल ही आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। आप रूल मेकर सिस्टम का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन सबसे पहला रूल यह है कि आप उसके फॉलोवर हो, आप उसको तोड़ने वाले नहीं हो, और आम जो नागरिक है उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी में आप रहते हैं। और इसके अलावा एक और मिथ है, सरकारी ऑफिसर बन गए हो अब जो मन करेगा वो हम करेंगे, ये सबसे बड़ा रहता है दिमाग में। क्या ये रियलिटी में है? जी नहीं। सरकार अपना 24/7 रोल अप्लाई करता है उन ऑफिसर्स पर जो सरकार के अंदर है, सरकार के बाहर भी है। सोशल मीडिया पर भी आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक बिहेवियर में अपना कैसा रूप दिखा रहे हैं। अब फाइनेंशियल साइड की बात कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि एसओसीएसएस ज्वाइन करने से आपको लग्जरी लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है, आपके पास मर्सिडीज होती है, ऑडी होती है, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल लेविश होती है। आप रियलिटी है, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, एक रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की लाइफ भी आपको मिलेगी, लेकिन बिलियनियर या सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल वाली एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाकर अपने आप को मानने लगता है, बट ऐसा है नहीं। किसी दिन अगर उनको कोई धरेगा तो वो रखा का रखा रह जाएगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एएसओ की जो रियल पावर होती है वो पावर दिखती नहीं है कभी भी। आपके पास पुलिस वाली पावर नहीं है इसके अंदर, आपके पास कोई फील्ड अथॉरिटी नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ आप एक पॉलिसी इकोसिस्टम के अंदर काम करते हो। आपकी नोटिंग, आपका एनालिसिस, आपकी जो फाइल प्रोसेसिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का आपके पास काम है, और वही आपकी एक इंस्टीट्यूशनल पावर भी है। मतलब ऐसे मान लो कि एएसओ सीएसएस की पावर सायरन, बेकन और वीआईपी ट्रीटमेंट वाली नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस और गवर्नेंस सिस्टम वाली पावर है, जहां पर आपको सिस्टम के अंदर अपनी एबिलिटी को दिखाकर काम करना पड़ेगा। तो पावर का मिथ क्लियर अब आपका। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल हमारे सामने आता है, क्या इतनी डेस्क जॉब करते करते हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी, या वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली इतना स्ट्रांग होता है कि जितना लोग एक्चुअली में मार्केट में बोल रहे होते हैं। तो आइए भाई इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हर मिथ को, हर डाउट को जो लोगों के अंदर गलत फहमी के रूप में रहता है उसको मैं यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, क्या जिंदगी बोरिंग हो जाएगी? अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सैलरी से भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। और मैं यहां पर आप लोगों को एक ऑनेस्ट आंसर दूं, हाँ एएसओ सीएसएस की जॉब कभी कभी मोनोटोनस आपको लग सकती है, कि रोज वही फाइल्स आ रही है, रोज नोटिंग कर रहे हैं, रोज ड्राफ्टिंग चल रही है, रोज वही ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर दिन कोई एक्साइटिंग आपको रेड मारने के लिए मिलेगी या फिर आप फील्ड ऑपरेशन करने जाओगे। ये पुलिस सर्विस जैसा नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। और अगर कोई आपसे बोले कि हर दिन आपका थ्रिल ही थ्रिल है, तो वो रियलिटी नहीं बता रहा है। ये डेस्क बेस्ड काम में हर काम का आपको रेपिटेशन देखने के लिए मिलेगा, और ये सच है। लेकिन अब इसकी एक दूसरी साइड भी है। इस डेस्क जॉब की वजह से आपको एक चीज मिलती है, टाइम। और आज के जमाने में टाइम ही सबसे बड़ी लग्जरी है। ऑफिस के बाद आप जिम जा सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हो, यूपीएससी या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो। मैं एक लाइन बोलता हूं जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोरिंग नहीं होती, मतलब ये जो जॉब है ना, ये बोरिंग नहीं होती, वो इंसान खुद होता है। अगर आप घर जाकर सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल करने वाले हो तो कोई भी जॉब आपके लिए बोरिंग ही होगी। लेकिन अगर फ्री टाइम में आप उस टाइम को इन्वेस्ट करोगे तो मतलब एएसओ सीएसएस एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस दे सकती है आपको। और इसके अंदर एक हिडन एडवांटेज भी है कि आपके ऑफिशियल टूर्स होते हैं, आपको छुट्टियां अच्छी मिल जाती हैं, दिल्ली में बेस है, फैमिली से आप अच्छे से एक्सेसिबल रहते हैं। तो सब लॉन्ग टर्म लाइफ क्वालिटी को ही तो इंप्रूव करने के लिए इसमें आ रहे हैं, और वो इसमें मिल रहा है हमें, ठीक है। तो एएसओ सीएसएस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑफिस के बाद भी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। सिर्फ ऑफिस ही उनकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। तो अब पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आखिर एएसओ सीएसएस किसके लिए परफेक्ट है और किसको इस पोस्ट को अवॉइड करना चाहिए। लीजिए भाई, आइए। द फाइनल वर्डिक्ट इज एएसओ सीएसएस फॉर यू। तो अब जो भी बातें मैंने अभी तक आपसे कही हैं वो आपको क्लैरिटी दे रखी होंगी। अब हमें जॉब प्रोफाइल देखा, हमने सैलरी देखी, हमने इसका वर्कलोड देखा, पावर की रियलिटी देखी, प्रमोशन देखे, वर्क लाइफ बैलेंस देखा। अब फाइनल डिसीजन का टाइप है कि किसको एएसओ सीएसएस टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों को स्टेबल लाइफ जिनको चाहिए उनको ध्यान देना चाहिए, जिन्हें प्रेडिक्टेबल कैरियर पाथ चाहिए उनको इसको ज्वाइन करना चाहिए, जिन्हें अननेसेसरी ट्रांसफर का प्रेशर नहीं चाहिए उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, जो 100% दिल्ली की पोस्टिंग को वैल्यू करते हैं, फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट सब उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कर सकता है। तीसरा, जो ऑफिस के बाद अपनी जो हॉबीज हैं, अपने पैशन हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, साइड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये सब कंफर्टेबिलिटी मैनेज हो सकता है आपकी इस जॉब के साथ। और चौथा, जो प्रमोशंस के लिए मेहनत करने को तैयार है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को तैयार है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ग्रोथ भी इसमें तेजी से पा सकते हैं। तो किसको एएसओ सीएसएस अवॉइड करना चाहिए वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में इधर लिखा है। अगर आपका प्राइमरी गोल महंगी महंगी गाड़ियों पर है, आपको करोड़पति लाइफस्टाइल चाहिए, एक्सट्रीम पैसा हो आपके पास, तो ऑनेस्टली ये पोस्ट पर्पस आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपको फील्ड एक्शन पसंद है, आपको डेली एक्साइटमेंट चाहिए, नहीं है। आपको पब्लिक अथॉरिटी अपनी दिखानी है कि मैं लोगों पर रौब जमा सकूं, नहीं है आपके लिए। यूनिफॉर्म वाली फीलिंग चाहिए, नहीं है आपके लिए। तो पुलिस या फिर फील्ड ओरिएंटेड सर्विसेज शायद आपको ज्यादा सूट करेंगे। अगर आप सिंपल डेस्क वर्क से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पसंद नहीं है, आपके लिए नहीं है ये। आपको टाइपिंग करना, आपको ड्राफ्टिंग करना आपको इरिटेशन लगता है, आपके लिए नहीं है ये।
तो भी आपको केयरफुली सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं है तो आपको क्यों इन सब चीज़ों में मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मैं इस सेशन में एक सिंपल लाइन के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा कि एएसओ इन सीएसएस परफेक्ट जॉब नहीं है, और कोई भी जॉब एक्चुअली में परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी, एक रेस्पेक्टेबल सैलरी, फैमिली लाइफ, दिल्ली पोस्टिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो एएसओ सीएसएस डेफिनेटली एसएससी सीजीएल की स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट में से एक है। बस इसे चूज करते वक्त आप हाइप मत देखो, रियलिटी के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। तो ये सब बातें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स के आधार पर इस सेशन के अंदर बताने की कोशिश करी। आई होप ये सेशन आपको फायदेमंद लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर ये मेरा यूजर नेम है, ये क्या हो गया, मैं अपना यूजर नेम यहां पर लिख देता हूं आपके सामने। इस यूजर नेम पर जाकर आप लोग मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। ROBINSIR ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन मैसेज मी देयर। मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई भी इशू आता है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाइडेंस सेशंस मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, उसका लिंक भी वीडियो की प्लेलिस्ट में। इस चैनल पर आपकी तैयारी के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस सेशन अगर आपको फायदेमंद लगा है तो उसको लाइक जरूर करें। तो इस सेशन में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।